जय हिंद मेरे क्लास 10th के प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूनिक एकेडमी की क्लास में। तो आज जैसा कि हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 देखेंगे और लेक्चर नंबर 1 में ही इस टॉपिक को मैं चाहूँगा ख़त्म करना। उस हिसाब से थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, बट आप लोग देखिएगा ज़रूर। लेक्चर नंबर एक ही लेक्चर में मैं पूरा ये चैप्टर फिनिश कर दूँगा। तो हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने पिछली जितनी भी क्लासेस हुई, बायो की, फिजिक्स का हमने लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्लास 10th का, बायो का हमने लाइफ प्रोसेस का 2 लेक्चर ख़त्म कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपने उसका नोट्स बना लिया होगा। तो अभी हम केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर की और फर्स्ट चैप्टर की क्लास स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस एक तरह की वो प्रोसेस होती है जिसमें कि एक नए सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टीज़ फॉर्म होती है। मतलब दो कंपाउंड्स मिलके कुछ एक नया चीज़ बनाते हैं। ठीक है, उसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब नई नई सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टीज़ जो बनती हैं, हम उन्हें केमिकल रिएक्शन कहते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम डिफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्मेड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ 2H2 + O2, 2H2O, ये पानी का फॉर्मूला है वाटर का। ओके, तो केमिकल रिएक्शन का हमने डिफिनेशन देख लिया। अब हम इस पे चलते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, तब लेक्चर को आगे कंटिन्यू करा जाएगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है हमारा चेंज इन टेम्परेरी होता है। ठीक है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में क्या होता है, हीट चेंज में अकर में और नॉट अकर। मतलब हीट इसमें मतलब इंडोथर्मिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में चेंज इन परमानेंट, मतलब उसमें परमानेंट चेंज होता है। एक नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसमें हीट चेंज जो होता है वो हो भी सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच की डिफरेंस। ठीक है, ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच के डिफरेंस हैं। तो हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को और पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो रिएक्टेंट होने वाला है। रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है। सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब कि जो रिजल्ट बनता है, एक तरह से रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। एक प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में आपका रहता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जैसे एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं Mg + O2, Mg + O2, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2MgO। मतलब ये एक तरह का बैलेंस है। ठीक है, तभी हमने यहाँ 2MgO लगाया है। यहाँ पर ये पार्ट है Mg और O2, इसको आप रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट। और जो ये आपका रिजल्ट आया इसको आप प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट्स थे जिनको आपको पता रहना चाहिए, तभी आप रिएक्शंस को क्लासीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फलों का जो पकना होता है। ठीक है, फलों का जो पकना होता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और जो दूसरा है वो मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब एक तरह के केमिकल रिएक्शन से ही हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड,
रेस्पिरेशन, ये और ये 5 मैंने बताए हैं, और भी एग्जांपल्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं जलाने से पहले, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है मैग्नीशियम रिबन है उसको क्यों क्लीन किया जाता है जलाने से पहले, सैंड पेपर से वो भी। तो इसमें क्योंकि उस पर जो प्रोटेक्टिव लेयर लगी रहती है MgCO3 की, उसको हटाने के लिए, मतलब उसको सैंड पेपर से साफ़ किया जाता है, तभी मैग्नीशियम जो रिबन है वो जलेगी। तो इस पर क्या हम आंसर लिख सकते हैं, रिमूविंग द protective layer of basic MgCO3 इसके एक जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको हमें हटाने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन के सरफेस से हमें MgCO3 का जो एक लेयर होता है उसको हटाने के लिए हमें सैंड पेपर से उसको क्लीन करना पड़ता है। तो अब देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शंस के करीबन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कहते हैं, एक तरह से प्रिसिपिटेट भी आप कह सकते हैं। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। जो चौथा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हमें 2 पढ़ने और रहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक, एक होता है हमारा इंडोथर्मिक, ठीक है। ये दो तरह के और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होते हैं। जो पांचवा होता है वो होता है चेंज इन स्टेट, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस में है। इसमें स्टेट तो वही होते हैं ना, स्टेट 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये 3 प्रकार के स्टेट, ये 5 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को इन्हीं को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। जैसे कि हमारा टॉपिक दिए रखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो एक इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है कि मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से जो गैस बाहर निकलती है उसे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर काउंट करते हैं। जिंक लेते हैं और जिंक को हम रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब जो इसका रिएक्शन होगा, जिंक तो हमारा सल्फ्यूरिक SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस H2 गैस जो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्यूशन हो जा रहा है इसका, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं प्रेसिपिटेट का। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी एक, इसमें क्या होता है कि एक आपका जैसे कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस होता है ना,
सॉलिड सब्सटेंस को हम सेपरेट कर देते हैं सॉल्यूशन में से, तो उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। इसको पीपीटी से द्वारा डिनोट किया जाता है। इस पर भी डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम लेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki। तो ये है PbNO3 का होल ट्वाइस आपका लीड नाइट्रेट प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो ये रिएक्ट करेगा PbI के साथ रिएक्ट करेगा तो लीड आयोडीड बनाएगा। ठीक है, PbI लीड आयोडीड बनाएगा। ठीक है, प्लस जो आपका एक और प्रोडक्ट निकलेगा वो है आपका KNO3। KNO3 आपका क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक सॉलिड सब्सटेंस था, उसमें से एक पीपीटी को अलग कर दिया गया, मतलब KNO3 को, मतलब ये सॉलिड सब्सटेंस था, इसमें से अलग कर दिया गया, मतलब कि अलग एक प्रोडक्ट बना दिया गया। तो इसी को फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कहते हैं। अब चेंज इन कलर की बात कर लेते हैं। चेंज इन कलर में भी हम डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे, फिर उससे समझ में आ जाएगा आपको। 2 एग्जांपल लेंगे इसमें। पहला एक लेंगे साइट्रिक एसिड किसे कहते हैं, लेमन जूस को। ठीक है, याद रखिएगा, साइट्रिक एसिड में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट साइट्रिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे, तो इसका अभी हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, बस आप देखेंगे कलर का चेंज हम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम कलर का चेंजेस देखेंगे इसमें। तो जो इसका सल्यूशन बनता है वो आपका कलरलेस फॉर्म में बनेगा। मतलब इसमें साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने रिएक्शन कराया, उसमें जब रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कलरलेस बन रहा है। तो अब सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, जब इसको हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराया, तो ये किस कलर का बना, ये ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर तरह के कलर चेंजेस होते हैं हर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे एक चेंज इन कलर का टॉपिक भी हमने फिनिश कर लिया। चेंज इन टेम्परेचर को हम 2 फॉर्म्स में समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। तो हम आगे देखते हैं। और इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट। तो इंडोथर्मिक, तो अब हम देखते हैं चेंज इन स्टेट का टॉपिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, इसमें 2 टॉपिक्स हैं। एक्सोथर्मिक होता है जिसमें कि हीट आपका निकलेगी, ठीक है, हीट आपकी निकलेगी। और इंडोथर्मिक है जिसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट अंदर ली जाती है। ठीक है, तो एक दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, पहले हम एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने एग्जांपल भी लिख दिया है। एक्सोथर्मिक का जो एग्जांपल होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड बनता है प्लस अमोनिया बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा और वाटर बनेगा। तो इस केस में हमने देखा कि वाटर के फॉर्म में आपका हीट निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। और इंडोथर्मिक में क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीट लेके जो रिएक्शन, जो आपका कंपाउंड बनता है 2NO का, ठीक है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपका बनेगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपका बन रहा है, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये थे 2 प्रकार के, एक इंडोथर्मिक, एक मतलब एक्सोथर्मिक, एक इंडोथर्मिक चेंज इन टेम्परेचर्स। ठीक है, आपके बुक्स में हर टॉपिक को करीबन 60 पन्नों में बताया जाता है, मतलब काफ़ी डिटेल्स में बताया जाता है। पर नोट्स क्या होती हैं आपकी, सिर्फ मेन चीज़ों को बताती हैं, मतलब कि उस 2 पन्ने को आपका छोटे टॉपिक्स में करके आपको समझाने की कोशिश नोट्स करती हैं आपकी। तो नोट्स आप बनाइएगा ज़रूर अपने। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चेंज इन स्टेट का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चेंज इन स्टेट,
चेंज इन स्टेट में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, इसमें एक सॉलिड, लिक्विड और भी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग मतलब कि जब हम कोई भी जब केमिकल रिएक्शन को गर्म करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ कैंडल, एक तरह का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। द कैंडल वैक्स चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल को हमने ध्यान से कभी देखा होगा, जब उसमें सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं, सॉलिड को हम जब कैंडल को जला देते हैं तो वो जो उसका वैक्स रहता है वो लिक्विड फॉर्म्स में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म्स में कन्वर्ट होने लगता है। तो मतलब ये चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल है। अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मतलब वो तरीका, जिस तरीका वो सिंबल्स और फार्मूला से आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को मतलब समझाते हो, डिनोट करते हो, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करना चाहेंगे, Zn, जिंक लेते हैं प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl लेंगे, ठीक। तो इसको जब रिएक्ट कराएंगे ZnCl2, ZnCl के साथ बना लेगा और H2 गैस ऐसे ही रिवॉल्व हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे जब 2 लगा देंगे, ठीक है, 2H हो जाएगा, H2 इधर भी है, Zn एक है, Cl2 है, 2Cl भी इधर है, तो मतलब ये पूरा अब आपका बैलेंस हो गया। क्या हो गया अब आपका बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस, ठीक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। तो आपको पता चल गया, मतलब ये एक तरह से सिंबल्स और इक्वेशंस, फार्मूलाज को ही तो डिनोट कर रहा है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अभी मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया, अब हम उसी बैलेंस के टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को हम किस प्रकार बैलेंस करते हैं, ठीक। केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग करने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उन दोनों के जो एटम्स होते हैं, उन दोनों के एटम्स को इक्वल कर देना, उसे हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। मतलब इक्वल कर देने का मतलब, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको उससे समझाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने Na लिया, सोडियम, ठीक है, और इसके साथ हमने ले लेते हैं O2, तो इसके साथ हमने ऑक्सीजन लिया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये Na2O बनेगा, जो कि अनबैलेंस है, ठीक है, ये अनबैलेंसड है, ठीक, अनबैलेंस है। तो अब इसको हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ये सोडियम है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखते हैं दोनों तरफ रिएक्टेंट मतलब कि एटम्स कितने हैं। तो Na के पास कितने एटम हैं, Na के पास कितने एटम हैं अभी, Na के पास 1 है। ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं अभी, ऑक्सीजन के पास अभी 2 एटम्स हैं, 2, ठीक है, ये 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के पास। और यहाँ रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं इसके पास, ये तो हमने उसकी बात कर ली। अब Na की यहाँ रिएक्टेंट में बात कर लेंगे और ऑक्सीजन की यहाँ रिएक्टेंट में। तो Na के जो एटम्स हैं वो यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं। तो जाहिर सी बात है अभी ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कब होगा, जब दोनों साइड 2-2 हो जाएंगी, ऑक्सीजन भी 2-2 हो जाएगा। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके ये है Na है, Na के आगे हम पहले एक 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 की कमी है और यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 लगाएंगे। तो 2 Na प्लस O2, ठीक है, तो ये बनेगा Na2O, ठीक है, ये चीज़ बन गया आपका 2NaO2, अब Na2O, तो ये चीज़ बन गया। अब यहाँ पे 2 Na है, Na कितना है अब 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, Na 2 है, ऑक्सीजन 2 है, Na कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन वाले को, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं आपके, यहाँ पे आपके 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 ऑक्सीजन है। अब हम इसको और मॉडिफाइड तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ जब हम 2 ऑक्सीजन पूरा करेंगे तो ये जाहिर सी बात है 2 ऑक्सीजन इसके लिए हो जाएगा, प्लस Na के लिए हम इधर Na इधर 4 हो जाएगा,
तो यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 2 2 4 हो जाएगा Na और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हम इधर भी 4 करेंगे, ठीक है, इधर भी हम 4 करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मतलब इस Na में 2 का इंटू हो रहा है, इस Na में 1 का इंटू होगा, ठीक है, इस Na में 2 का इंटू होगा और मतलब 2 इधर, बस ठीक है, इतना चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, इसमें भी आप वो इंटू हो जाएगा आपका, ठीक है, 2, ठीक। तो यहाँ पे 4 Na प्लस O2, तो ये बनेगा 2 Na 2 O। तो ये जो आपका बनता है ये आपका बैलेंस है, ये आपका बैलेंस है एक तरीके से, ठीक है, बैलेंस है। 4 Na प्लस O2, तो 4 Na है, 2 दूना 4, 4 Na O2, O 2 O है, 2 O हो गए आपके, ठीक है, 2 O हो गए। मतलब ये एक तरह से बैलेंस इक्वेशन है। अब एक और बैलेंस इक्वेशन की बात करेंगे, एक और इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक लेते हैं एग्जांपल Ba, थोड़ा रोशनी में कर देते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 H2SO4 को जब हम लेंगे BaSO4 प्लस HCl फॉर्म होगा। BaSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, H2 ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Ba यहाँ पे कितना है, Ba यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे कितने हैं आपके, 2 है, हाइड्रोजन आपका 2 है और सल्फ़र अलग होगा 1, ऑक्सीजन अलग काउंट होगा 4, ठीक है। तो ये हैं यहाँ इस साइड के जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे Ba आपका कितना है, 1 है, H सल्फ़र आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, H हाइड्रोजन आपका 1 है और Cl आपका 1 है। तो यहाँ पे बैलेंस कौन कौन है, Ba बैलेंस है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है आपका, ऑक्सीजन आपका बैलेंस है, सल्फ़र आपका बैलेंस है। मतलब सिर्फ बैलेंस कौन कौन से नहीं है, HCl वाला पार्ट जो है आपका ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, HCl वाला पार्ट आपका बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर से हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम इधर एक 2 लगा देते हैं, ठीक है, 2 लगाने से ये पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 की कमी है, यहाँ अगर 2 का इंटू इसमें और 2 का इंटू इसमें हो जाएगा तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस बनेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो ये रहेगा BaCl2 प्लस H2SO4, तो ये बनेगा BaSO4 प्लस 2HCl। अब ये जो आपका बना है ये आपका एक तरह से बैलेंस है, ठीक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया है। BaCl2 Ba 1 है, 1 इधर भी है, SO4 4 है, 4 इधर भी है, ठीक है। तो आपका ये बैलेंस आप मैच करा सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके केमिकल इक्वेशन को मोर अट्रैक्टिव और मोर डिफाइंड बनाएगी। तो मोर अट्रैक्टिव और मोर डिफाइंड बनाने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसकी फिजिकल स्टेट से शो कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब कि फिजिकल स्टेट उसका हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फिजिकल स्टेट वो सॉलिड है तो S से डिनोट कर दीजिए, अगर वो एक्वस है AQ से डिनोट करिए, अगर वो गैस में है तो G से डिनोट करिए, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो L से डिनोट करिए। मतलब ये आपको केमिकल रिएक्शंस को मोर मॉडिफाइड और मोर क्लासीफाई बना देगी। अब जो दूसरा पॉइंट है डिस्कस करने वाला, उसमें हीट चेंजेस को डिस्कस करिए, हीट चेंजेस को बताइए, हीट चेंजेस को, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, एक्सो है कि इंडोथर्मिक है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं। तो आपका केमिकल रिएक्शन और मॉडिफाइड दिखेगा, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं हीट चेंजेस की, ठीक है, हीट चेंजेस का भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को। एंडोथर्मिक जिसमें कि हीट आपका एब्जॉर्ब होता है, हीट इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्बेड होता है,
ठीक। और इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी आपका इवॉल्वेड होता है, हीट इवॉल्वेड होता है, ठीक है। हीट एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, मतलब इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, इसमें हीट एनर्जी मतलब एक तरह से निकाल दी जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे, N2 प्लस O2 प्लस हीट एनर्जी जब लेंगे तो ये जो फॉर्मेशन करेगा 2NO, 2NO मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये एक तरह की गैस है, इसका फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब ये जैसे मैंने ये साइन लगाया ना, ये आपका फिजिकल स्टेट बता रहा है, मतलब और आपको और आपके केमिकल रिएक्शंस को मॉडिफाइड कर रहा है। तो आप भी अपने केमिकल रिएक्शंस में हमेशा फिजिकल स्टेट को शो करेंगे, गैस है कि एक्वस में है कि सॉल्यूशन आपका सॉलिड में है कि लिक्विड में है, हमेशा। तो अब हीट इवॉल्वेटिव मतलब कि एक्सोथर्मिक के एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक का जो एग्जांपल है हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार, जैसे कि एक बार छोटा एग्जांपल लेंगे, कार्बन प्लस O2, तो CO2 प्लस हीट एनर्जी हमारा निकलेगा, ठीक है। हीट एनर्जी इसमें लिया गया था, इसमें हीट एनर्जी हमारा निकलेगा, ठीक है। अब जो हमारा इसमें ध्यान दीजिएगा, एक्सोथर्मिक में हमारा जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल मीथेन गैस होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, ये सब एक तरह से बर्निंग ही तो हो रहा है, गाड़ियों में हम डालते हैं तो वो सब बर्न होते हैं तभी तो गाड़ियाँ चलती हैं, वो एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हीट चेंजेस हो गए, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे और बढ़ते हैं, केमिकल। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पहला केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर देन टू केमिकल रिएक्शन, टू रिएक्टेंट होते हैं, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो दो केमिकल रिएक्शंस होंगी, और ज़्यादा डबल प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें तीन केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस का। तो आप एग्जांपल से ही समझ जाएंगे ये कम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। हाइड्रोजन लिया हमने, हम बैलेंस करते हुए केमिकल रिएक्शंस को चलेंगे, क्योंकि हमने बैलेंस का टॉपिक कवर कर लिया है, तो हर टॉपिक्स को बैलेंस करते हुए ही डिस्कस करेंगे, हर फार्मूलाज को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल्स लिख दिए हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस के, तो आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाएगा, Mg प्लस O2 N2MgO बनाएगा। तो इसको बैलेंस भी कर दिया है, मतलब दो या दो से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस बनते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, तो उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे हमारा 3 पार्ट्स होता है, हम तीनों पार्ट्स को भी डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक तरह से नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई केमिकल रिएक्शन से डिकम्पोज होता है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, जब कोई एक रिएक्शन होती है जिसमें कि सिंगल सब्सटेंस जो रहता है वो डिकम्पोज होता है, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा जब प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी रिएक्शन डिकम्पोज होता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे कि CaCO3 ये एक सॉलिड है, ठीक है। मैंने इसको फिजिकल स्टेट में शो किया, आपको भी इसी तरह शो करना रहेगा। तो ये हीट देने पे, ये हीट का साइन होता है, ठीक है। हीट देने पे CaO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड होता है, ठीक है। प्लस CO2 ये एक तरह का गैस है, ठीक है। लाइम, इसके CaCO3 को हम लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन, ठीक है। जब ये लाइम स्टोन को हम हीट देंगे तो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में 3 पार्ट्स आते हैं, तीनों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स आते हैं, तीनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन मैं बस वैसे बता दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। डिफिनेशन इसकी नहीं बताऊंगे, डिफिनेशन इसकी आप मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा। जब कोई भी मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है, हीट देने पे जब कोई डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, हीट देने पे जब कोई डिकम्पोजिशन होती है, व्हेन द डिकेइंग पोजीशन, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हीट देने पे ब्रेक डाउन होता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2PbNO3 का होल ट्वाइस जब हीट देने पे ये डिकम्पोज हुआ तो ये किस फॉर्म में बनेगा, 2PbO, ठीक है। ये क्या था, लीड नाइट्रेट था, लीड नाइट्रेट था। इसको हीट देने पे जब ये डिकम्पोज हुआ, PbO, ये येलो कलर का सब्सटेंस रहेगा, येलो कलर का, फिर प्लस 4NO2, ये दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं सब्सटेंस, ठीक है। जो अभी मैंने ऊपर डिफिनेशन में भी आपको बताया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उसमें दो से ज़्यादा भी आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 प्रोडक्ट आपके फॉर्म हुए हैं। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का था। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के द्वारा जो ब्रेक डाउन होते हैं। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जब किसी भी रिएक्शंस में हम प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब किसी भी रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे एग्जांपल है इसका 2H2O, तो जैसा कि और भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में 2H2O को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये मतलब ये ब्रेक डाउन हो गया। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, 2AgCl जब हम धूप में रखेंगे तो वो सनलाइट से जो होगा उसका ब्रेक डाउन, वो 2Ag प्लस Cl2 में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ब्रेक डाउन से, मतलब कि और टाइप्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, मतलब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट में से डिस्प्लेस कर देगा एलिमेंट्स को, ठीक है। उसको हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट रिप्लेस अनदर, जब कोई भी एक एलिमेंट किसी भी अनदर एलिमेंट से उस सॉल्यूशंस में जब डिकम्पोज का मतलब डिस्प्लेस कर देगा, उस एलिमेंट को हटा के जगह अपनी बना लेगा, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। जैसे कि Fe है, आयरन प्लस CuSO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा ये तो FeSO4 बनाएगा। जैसे कि Fe प्लस CuSO4 तो FeSO4 प्लस Cu बनाएगा। मतलब Fe ने यहाँ पे Cu को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ खुद रिएक्शन परफॉर्म की है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, मतलब वो प्रोसेस जिसमें कि एक एटम्स और आयन से खुद आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब खुद आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये कन्वर्ट हो जाएगा BaSO4 प्लस, तो मतलब BaSO4 के साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है अब Na2Cl के साथ होगा, ठीक है। तो इसका जो बनेगा 2NaCl, ठीक। ये पूरा बैलेंस है एक तरह से, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, आपस में एटम्स और आयंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑक्सीजन का एडिशन होता है। रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का यहाँ रिडक्शन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का। तो ये दो टॉपिक्स थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2Cu प्लस O2, तो ये हो गया 2CuO।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि परफॉर्म कर रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसे मिल के एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल होगा CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो ये परफॉर्म करेगा, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को उसने ऐड किया है, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड किया और मतलब कि एक तरह से इसमें परफॉर्म करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मतलब इसमें कि ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ठीक है, और आपका जो एक तरह से इसको रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से ये आपका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जो रहेगा उसका उल्टा रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि वहाँ पे हम ऑक्सीजन को ऐड करते थे और हाइड्रोजन को रिमूव करते थे, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जस्ट उल्टा होगा उसका। हम यहाँ पे ऑक्सीजन को सब्सटेंस को रिमूव करेंगे और ये एक तरह का रिडक्शन परफॉर्म करेगा, और जस्ट इसका अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं और ये ऑक्सीडेशन की तरह परफॉर्म करता है। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन की तरह परफॉर्म करेगा, ठीक, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा रिडक्शन की तरह परफॉर्म करेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको कंफर्म देख लेनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों का एग्जांपल हम एक ही में बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि देख लेते हैं CuO प्लस H2, ये कन्वर्ट होके Cu प्लस H2O में बनता है। तो ये जब ये चीज़ें हो रही हैं, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इनके बीच में रिडक्शन हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और इनके बीच में ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें देख सकते हैं रिडक्शन हो गया, इसके बीच में हो रहा है, ऑक्सीडेशन इनके बीच में हो रहा है। तो अब देखिए रिडक्शन जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह परफॉर्म करेगा। रिडक्शन CuO में हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है, CuO। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था हमारा, ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रहा था वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह परफॉर्म करेगा, जस्ट उल्टा। ये H2 में हो रहा था और H2 परफॉर्म करेगा रिड्यूसिंग एजेंट में। तो ये दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। अब कोरोजन देखते हैं, कोरोजन, इसके बाद रस्टिंग टॉपिक रहेगा, फिर रेंसिडिटी रहेगी, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर हमने एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब हम कोरोजन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कोरोजन एक तरह से जब कभी भी मेटल सब्सटेंस ऐसे ही बाहर रख दिए जाते हैं, हम उस पर मॉइस्चर की एक लेयर पड़ जाती है, नमी आ जाती है उस पर, तब क्या होता है कि वो रस्टिंग होना स्टार्ट कर देता है। कोरोजन एक तरह से वो प्रोसेस है जब मॉइस्चर उस मेटल लेयर पे आ जाती है, ठीक है, और वो रस्टिंग होने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग देखते हैं, फिर रेंसिडिटी देखेंगे। रस्टिंग देखते हैं, जब कभी भी मेटल और आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं, मतलब कुछ समय बाद उस पर रेडिश ब्राउन की एक लेयर पड़ जाती है, तो ये किस कारण पड़ती है, कोरोजन के कारण। कोरोजन के कारण ही रस्टिंग होती है, ठीक है, दोनों का मतलब वही है, जंग, ठीक है। रस्टिंग का मतलब जंग होता है। आयरन पे रेडिश ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है, सिल्वर पे आपका ब्लैक कलर की रस्टिंग होती है, कॉपर पे आपकी ग्रीन कलर की रस्टिंग होती है। रस्टिंग का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दे रखा है, ठीक है। आयरन पे जो रस्टिंग होती है Fe2O3 डॉट XH2O, ये X है, ठीक है, XH2O। X क्या यहाँ पे डिनोट करता है, X आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिनोट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को X डिनोट करता है आपका।
Fe2O3.XH2O। ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी बासी, एक तरह से आप समझ गए होंगे कि मैं अब किसकी बात करने जा रहा हूँ। जब कभी भी हम खाना काफ़ी समय के लिए रख देते हैं, ठीक है, जब खाने पे काफ़ी समय के लिए रख देते हैं और वो ऑक्सीडेशन गेन कर लेता है, मतलब उस पर ऑक्सीडेशन गेन हो जाता है, तो उसमें जो महक होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो ऑर्डर आने लगता है, मतलब एक तरह से बासी आने लगता है। ठीक है। वो जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें फ़ैट और ऑयल्स पाए जाते हैं। फ़ैट और ऑयल्स काफ़ी टाइम के लिए रख देते हैं तो उसमें हम ऑक्सीडेशन की लेयर देखने को पा जाते हैं, जिस वजह से वो फूड बासी हो जाते हैं। ठीक है। इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट हो सकती है? रेंसिडिटी एंटीऑक्सीडेंट से प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी? हम कभी कभी देखते हैं चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है। फूड को हमेशा जब पैक करते हैं, फूड को जो अब हम पैक करते हैं, एक पॉइंट्स लिख लीजिए आप। फूड पैकिंग में जो गैस यूज़ होती है, फूड पैकिंग गैस यूज़ होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे रेंसिडिटी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ पे एक ही लेक्चर में हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है। उसको भी जहाँ तक है एक ही लेक्चर में फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही आप पास हैं और जल्दी जल्दी हर कोर्स को कंप्लीट करना है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये वीडियो, उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।